जिन बातों ने रियल्टी एक्सपर्ट्स का ध्यान खींचा, जीसीसीज के लिए नेशनल गाइडेंस फ्रेमवर्क लॉन्च करना हो, या 120 रीजनल एयर कनेक्टिविटी की बात हो, या फिर 50 नए पर्यटन क्षेत्र डेवलप करने की बात हो, क्या इसे हम एक ऐसे ऐसे तौर पर देख सकते हैं कि सरकार का फोकस अब टीयर 2 शहरों में कमर्शियल एक्टिविटी बढ़ाने पर दिख रहा है? आपकी क्या राय है इस पर? आपने जिन दो कारणों का यहाँ पर ब्यौरा दिया है, केवल यही दो कारण नहीं है जिसके चलते टीयर 2 सिटीज का जो ग्रोथ है वो और तेजी से बढ़ेगा। जाहिर सी बात है, ये दोनों भी उसमें एक अहम रोल प्ले करेंगे। लेकिन इसके अलावा चाहे अगर आप वो मैन्युफैक्चरिंग पुश की बात कर लें, वेयरहाउसिंग, लॉजिस्टिक्स, ये सबके ऊपर जो कुछ फोकस पिछले कई वक्तों से चल रहा है और अब भी जारी है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो फोकस है वो जारी है। आप केवल एयरपोर्ट्स की बात कर रहे हैं, उसके अलावा भी जो स्पेशली रोड्स और ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर पर भी जो खर्च हो रहा है, ये सारी चीजें कुल मिलाकर भारत का जो एक्सपांशन है, केवल इकोनॉमिक ही नहीं, ज्योग्राफिकल एक्सपांशन को भी और बढ़ावा देता हुआ दिख रहा है। जीसीसी, जाहिर सी बात है, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स पिछले 3 सालों में एक बहुत बड़े ऑक्यूपायर के तौर पर उभरे हैं, जो कमर्शियल ऑफिस स्पेसेस का बहुत बड़ा ड्राइवर रहा है, और उसको भी आगे बढ़ते हुए हम देख रहे हैं कि काफी ग्रोथ होगी। लेकिन इमीडिएटली हम ये अगले कम से कम चंद सालों में, 3-4 सालों में बहुत बड़ा शिफ्ट नहीं देखेंगे। हर बार जब इस तरह की कोई भी एक एक नया ड्राइवर सामने आता है, इससे पहले जब हमने आईटी में आईटीईएस, बीपीओ, इस तरह के जो भी आए थे, उस समय हमने कहा था कि अब हम टीयर 2 शहरों की तरफ मुकाम होगा, नए शहर ऑफिसेस बनाएंगे, लेकिन वो नहीं हुआ है। आज भी हमारा जो तकरीबन 980 मिलियन स्क्वायर फीट का जो ओवरऑल ए ग्रेड ऑफिस है, तकरीबन 1000 मिलियन स्क्वायर फीट की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। इसका तकरीबन 90 से 95% आज भी टॉप 7 शहरों में ही है, और ये चीज आगे भी चलती रहेगी। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, प्लीज समझें कि ये बहुत ही ज्यादा हाई कैपेबिलिटी वाले रिसोर्सेज की आवश्यकता है यहाँ पर, और इनको इमीडिएटली अगले टीयर 2 या टीयर 3 शहरों की तरफ मुतवज्जो होते हम नहीं पाएंगे, कम से कम शॉर्ट टू मीडियम टर्म में तो नहीं होगा। लेकिन इसके अलावा जिन चीजों का जिक्र मैं कर रहा था, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज हो, चाहे वो लॉजिस्टिक्स एक्सपांशन हो, उन पर काम बरकरार है, और उसके चलते जाहिर सी बात है, वो जो टीयर 2 टीयर 3 सिटीज का आप जिक्र कर रहे हैं, उनमें ग्रोथ होता हुआ चलेगा और बढ़ता हुआ दिखाई देगा, पर केवल जीसीसी उसका कारण नहीं होंगे। गुलाम सर, स्वामी 1.0 हमने देखा काफी सक्सेसफुल रहा। 50,000 से अधिक घर डिलीवर हुए स्वामी के द्वारा। अगले 2 साल में 20,000 घर प्रति वर्ष डिलीवर करने का लक्ष्य रखा गया है। स्वामी 2.0 के लिए 15,000 करोड़ का आवंटन एनसीआर के अटके घरों के लिए कितना बड़ा असर डालेगा? और दूसरी बात गुलाम सर, तमाम एक्सपर्ट्स ने इस बात पर चिंता जताई है कि स्वामी की रफ्तार स्लो है और रकम छोटी है। दरअसल ओवरऑल अगर हम देखें, पूरे देश में जो अटके घर हैं उनको पूरा करने के लिए कम से कम 3 लाख करोड़ रुपए की जरूरत है। यहाँ मैं दो बातों का जिक्र करना जरूरी महसूस करता हूँ। पहली चीज तो ये कि जो अफोर्डेबल हाउसिंग की डेफिनेशन का चर्चा चल रहा है, इस पर मैं ये सामने रखना चाहूंगा कि ये हम जिस चीज का जिक्र कर रहे हैं वो बजट डॉक्यूमेंट है, फाइनेंस बिल है। इसमें डेफिनेशंस वगैरह पर इतना फोकस ना हो, इससे कोई हमें ऑफेंस नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा मेमोरी जॉग करें, आज से 6 महीने पहले, तकरीबन शायद अक्टूबर में, जब प्रधानमंत्री आवास योजना का डॉक्यूमेंट आया था 2.0, उसमें बहुत सारे ये मसाइल हल होते हुए दिख रहे थे। जाहिर सी बात है, जो ट्रांजिशनरी पीरियड था पीमे ओरिजिनल टू पीमे 2.0 के दरमियान कुछ 2-3 साल, 1.5-2 साल का अंतर हुआ, जिसके कारण अफोर्डेबल हाउसिंग के कंस्ट्रक्शन पे, सप्लाई साइड पे एक बहुत बड़ी चोट लगी है। लेकिन महज ये समझ लेना कि बजट ही वो वाहिद डॉक्यूमेंट है जो हमारे सारे अफोर्डेबल हाउसिंग के मसाइल को हल करेगा, ये दुरुस्त नहीं है। अब आते हैं स्वामी फंड की तरफ। ये बहुत अच्छा कदम है। जैसा कि हम नंबर्स देखते चले आ रहे हैं कि तकरीबन 3 से 5 लाख के दरमियान के मकानात मुख्तलिफ मकामात पर अटके पड़े हैं, और उनको मुकम्मल करना वो सारे खरीदारों के लिए जो यहाँ इन सारी मसाइल में उलझे हुए हैं, उनके मदद के लिए बहुत जरूरी है। तो ये जो फंड पहले शुरू हुआ था,
बहुत अच्छी तरह से उस पे काम हुआ है, और आप जैसे बता रहे हैं तकरीबन 1 लाख के दरमियान के आसपास मकान ओरिजिनल जो स्वामी है उसके अंतर्गत डिलीवर हो चुके हैं या हो रहे हैं। अब जो अगला फेज जिसका इन्होंने अनाउंसमेंट किया है, ये समझें कि ये तो पहला साल है ना, अगले 4 या 5 सालों में भी इसी प्रकार अगर 15,000 की तरह 8,000 10,000 आते चले जाएं, तो जाहिर सी बात है आप जिस मकाम की बात कर रहे हो 3 लाख करोड़, उससे मैं सहमत नहीं हूं। उतने बड़े अमाउंट की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेजॉरिटी लास्ट माइल फंडिंग है। और दूसरी चीज, स्वामी का जो ओवरऑल फॉर्मुलेशन है वो भी रिस्ट्रिक्टेड है, वो अफोर्डेबल हाउसिंग पर ही फोकस है। आप ये नहीं समझ सकते कि जो सुपर लग्जरी हाउसेस जो अटके हुए हैं उनको इस फंड से इन्वेस्टमेंट मिलेगा और कैपिटल फंडिंग के तो वो मुकम्मल करेंगे, वो नहीं है। तो वो डेफिनेशन के तौर पर ये उन लोगों पर फोकस कर रहा है जिनके पास अपने खुद के साधन नहीं है, कैपिटल नहीं है मकानों को मुकम्मल करने के लिए। वहां पर स्वामी आता है और बहुत बेहतरीन काम कर रहा है। तो अगर हम सिर्फ नंबर्स को देख लें, जो पहला फेज था वहां पर भी तकरीबन 15,000 करोड़ का जो प्रोविजन था, उसके अंतर्गत अगर उन्होंने 1 लाख मकान किए हैं, तो अभी बाकी के भी तकरीबन 1.5-2 लाख अगर और हो जाते हैं तो बहुत अच्छी परिस्थिति है। और एक और चीज हमें नहीं भूलना चाहिए कि पिछले चंद सालों में, 3-4 सालों में मार्केट इंप्रूव होने के कारण बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट जो अटके पड़े थे वो ऑटोमेटिकली उनके फाइनेंसेस इंप्रूव हुए हैं, और जो डेवलपर्स किसी कारण अटके हुए थे, उलझे हुए थे, उनको साधन मिला है प्रोजेक्ट्स को मुकम्मल करने का। तो आप ये समझें कि ओवरऑल मार्केट कंडीशंस भी दुरुस्त हुई है और स्वामी का ये सेकेंड 2.0 भी आया है। तो ओवरऑल सिचुएशन काफी बेहतरीन है। मुझे नहीं लगता इस पे कोई चिंता करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। गुलाम सर, एक बार फिर आपके पास लौटेंगे और आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि स्वामी फंड का हम जिक्र कर रहे थे। रियल एस्टेट बेहतर हुआ है लेकिन सीमित दायरे में। स्टक प्रोजेक्ट की जो समस्या थी उसमें थोड़ा बहुत सुधार हुआ है। स्वामी फंड से 50,000 घर तैयार भी हुए हैं, लेकिन बड़े स्तर पर जो अनऑर्गेनाइज्ड डेवलपर्स ने टेंशन क्रिएट की है उसमें बहुत सुधार नहीं हुआ है। नहीं, लेकिन कई सारे ऐसे जो रेप्यूटेड डेवलपर्स हैं उन्होंने पिछले वक्तों में 3-4 सालों में उन प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट किया है जहां पर फाइनेंशियल्स इंप्रूव हुए और जी। डेवलपर्स के पास कैपिटल की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट पर अच्छे डेवलपर्स ने उन प्रोजेक्ट्स पर ऑलरेडी एक्विजिशन करके काम मुकम्मल करना शुरू किया है। तो ओवरऑल जो ग्राउंड रियलिटीज हैं वो काफी चेंज हुई, इंप्रूव हुई है। तो ये जो कदम है, जाहिर सी बात है जरूरत तो थी इस बात की, और उसको गवर्नमेंट ने काफी फेवरेबली लिया है। और ये जो फंड आया है, इससे जी। मुझे उम्मीद है कि आगे चल के बहुत पॉजिटिव रिजल्ट निकलते हुए दिखाई देंगे।